हाय नाज़रीन, मेरा नाम महमूद तारिक है और मैं आज की शो अवेयरनेस का होस्ट हूँ। और मेरे साथ जो दो बड़े एक्साइटिंग और बड़े कैपेबल गेस्ट हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी तेज़ी से दुनिया के और मुल्क की हालात बदले हैं, उस पे इनसे सीधा हासिल गुफ्तगू की जाए। जो मेरे साथ पहले गेस्ट हैं उनका नाम है मुनव्वर भट्ट साहब। ये जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, अपना टीवी चैनल चलाते हैं, लिखते भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लोग इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आज हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है ताकि हम जो पूरा जो आज जो डेवलपमेंट हो रही हैं लोकली, इंटरनेशनली, पाकिस्तान के हवाले से उस पे बात कर सकें, इनके ख़यालात ले सकें। मेरे दूसरे जो गेस्ट हैं, यंग मैन, एस्पिरेंट कह लें आप, पॉलिटिशियन, बड़े पढ़े लिखे, पीएचडी किया है इन्होंने फ़िलॉसफ़ी में। और ये दानिश हसन मलिक साहब बड़े सोशल वर्कर हैं, कम्युनिटी की बेशुमार खिदमात करते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो उनकी मसरूफ़ियात प्लस कम्युनिटी के जो हालात हैं, प्लस वो क्या करते हैं कम्युनिटी के लिए, और इस तरह से उनके जो पॉलिटिकल जो ख़यालात हैं वो क्या हैं, और पाकिस्तान के तनाज़ुर में वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगे। क्योंकि इस तरह के यंगस्टर जो हैं वो पॉलिटिक्स में आने चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। तो क्योंकि इस वक़्त एक ही लोग कह रहे हैं, आपको जिससे भी बात करें वो कहते हैं ये सारे बूढ़े पुराने बंदे जाने चाहिए और यंगस्टर को आना चाहिए। तो मैंने कहा चलें कोशिश करके एक यंगस्टर को लेके आते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, हमको आपको मुतमिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कितनी बैलेंस्ड शख्सियत हैं, क्या उनकी विज़न है, और बहुत सारी बातें होंगी। तो वेलकम जनाब, कुछ अपने बारे में मुनव्वर साहब कुछ अपना बताइए प्लीज़ जी, कुछ। थैंक यू सो मच महबूब साहब, आपने आज इनवाइट किया अपने शो में कि हम अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। ये जो पाकिस्तान के इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ हैं बेसिकली 5-6 जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, तो जी। मेरा बेसिकली ताल्लुक तो जर्नलिज़्म से है और मैं लिखता भी हूँ, राइटर भी हूँ और फिर मेरा अपना चैनल भी है वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू। उस पर भी हम लोग इंटरव्यूज़ करते रहते हैं लोगों के और अपने ख़यालात लोगों के, दोस्तों के, पॉलिटिशियंस के ख़यालात पहुँचाते रहते हैं आवाम तक। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज का ये जो प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी दयानतदारी से और ईमानदारी से बिल्कुल अपने जी। व्यूज़ जो हैं वो अपने आवाम तक पहुँचाएँ, अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। जी, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे दूसरे जो गेस्ट हैं दानिश साहब आप बताइए कुछ थोड़ा-सा ताकि लोगों को पता चले आपको समझने में, और एक छोटा-सा तारुफ़ हो जाए ताकि एक जैसे एक लिंक बन जाता है, एक राब्ता हो जाता है, वो ज़रा वेवलेंथ बन जाएगी। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा-सा, आप यहाँ क्या करते हैं? पाकिस्तान में क्या था? अभी कुछ थोड़ा बहुत अपना फ्यूचर के प्लान के बारे में बताइए। महमूद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में इनवाइट किया। और पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा कि लोग यंगस्टर्स को आगे आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो हमारा असासा हैं। आप लोगों की जितना नॉलेज है, आप लोगों के जितने एम्बिशंस हैं, आप लोगों के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, उसी से हम लोग सीखते हैं। जब आप लोग गलती करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, जब आप लोग अच्छा जो है परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा सीखने को मिलता है। आप लोग जो हैं वो बेसिकली हमारे लिए एक बेंचमार्क वाला किरदार अदा करते हैं। आप लोग करते जाते हैं, हम उसको देख के सीखते जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर आएँ। मैंने प्रोफ़ेशनली अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2015 में, 2016 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने कनाडा मूव किया और यहाँ पे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइटर हूँ और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। माशाल्लाह। जी, दानिश साहब मेरे साथ भी 1-2 सोशल प्रोजेक्ट हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं। स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट के वीज़ा के बारे में इन्होंने मेरे साथ काफ़ी साथ दिया है, और मैं तो जानता हूँ कि ही इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन।
اور اس پہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. For sure. برسردست سب سے پہلے جو بڑے ساری اس وقت دنیا جو ہے غم میں مبتلا ہے ٹرکی میں اور سیریا میں، اور نارتھ جو ان کا ٹرکی کا علاقہ ہے، تقریباً 4000 بندے جو ہیں وہ زلزلے کی زد میں آئے ہیں اور مر گئے ہیں، اور بے شمار ابھی جو ہیں وہ ابھی بھی ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو رہی ہے، اور لوگ ملبے سے آوازیں دے رہے ہیں، نکالنے والا کوئی نہیں ہے. پوری دنیا پہنچ گئی ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک ہم سب کے لیے بڑی مطلب کہہ لیں آپ ہیومینٹی کے نقطہ نظر سے بڑی ایک افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے. دیکھیں یہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی، فائنینشلی بھی، اکنامیکلی ایز ویل ایز انوائرمنٹلی بھی، اور یہ اس طرح کے ہمیں بڑے مسائل ہوں گے. دیکھیں پاکستان میں بہت بڑا ایک سیلاب آیا تھا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان آلموسٹ 1/3 آف پاکستان جو تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. ابھی تک اس سے ہم ریکور نہیں کر پائے کیونکہ وسائل اتنے کم تھے کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. لیکن پھر بھی اب ایک بہت بڑی ضرورت جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے کہ ہر کنٹری کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ جو ہے نا ایکسٹرا ریسورسز استعمال کرنے چاہیے. اور امیر ملک تو کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ اس کی زیادہ ہی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس میں کافی ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی. نہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ پاکستان کے کانٹیکٹ سے دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ارتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ادارہ NDMA موجود ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور اس کو ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ اس کو کمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس ادارے کی خصوصیات دیکھیں اور اگر آپ ان کے کنٹریبیوشنز دیکھیں، اگر آپ ان کی اچیومنٹس دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. جہاں پہ بھی پاکستان میں ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے وہ سکردو سے لے کے کراچی تک کہیں پر بھی ہو، تو NDMA ہر جگہ پہ آپ کو پیش نظر آئے گا. وہ تو ایک ادارہ ہے، وہ اپنے آن پہ ایک کام کرتا ہے، گورنمنٹ فنڈڈ ہے، NGOs بھی شاید اس کو فنڈ کرتی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، چاہے وہ ابراڈ رہ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ بہت بڑھ چڑھ کر ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں پکارا ہے، وہاں پر ایک مصیبت آن پڑی ہے، وہاں پہ ایک زلزلہ آن پڑا ہے، ہمیں پکارا جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا امیج جو ہے وہ اس طرح سے اس امیج کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو دکھایا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر سے لوگ جوتے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دکھاتا. اور قصور ڈیفینیٹلی اس میں 100% کہوں گا میڈیا کا بھی ہے. یہ تو آپ دکھا رہے ہیں کہ مسجد کے باہر سے کوئی جوتے اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں دکھا رہے کہ مسجد کے باہر کوئی بندہ آ کے چیریٹی کر کے وہاں پہ پانی کا کولر بھی لگا کے جا رہا ہے، اس سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اس سے لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ تو دکھاتے ہیں پاکستان میں یہ چیزیں ڈاؤن جا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں دکھاتے کہ اسی دوران وہاں پہ کئی لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ کئی لوگ لنگر خانے کھول کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کئی لوگوں کو جو حسب استطاعت لوگ ہیں وہ عام غریب لوگ کو جو لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے بھی انہیں کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں. جی اچھا، تو منور صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ دانش صاحب نے بڑا مفصل جو ہے وہ اس کا بیان کیا، لیکن میں سب سے پہلے تو ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ترکی کی جو عوام ہے، چونکہ ہم برادر اسلامی ممالک ہیں اور ہمارا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم ہر مشکل کی گھڑی میں وہ ترکی پاکستان کے کام آتا ہے، پاکستان ترکی کے کام آتا ہے. تو اب آج جو گورنمنٹ نے جو کل یہ زلزلہ آیا تو اس میں سب سے پہلے جو اعلان کیا پاکستان گورنمنٹ نے وہ ایڈ بھیجنے کا تھا، اور وہ چلی بھی گئی فوری طور پہ، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا سے وہ سلسلہ شروع ہے. اب ایڈ میرے خیال میں پرائم منسٹر اور فارن منسٹر خود بھی گئے ہیں. نہیں، وہ کینسل کر دیا وزٹ انہوں نے، ابھی یہ تازہ خبر ہے کہ وہ انہوں نے کینسل کر دیا، چونکہ وہ ابھی وہاں پہ یعنی مشکلات ہیں بہت ساری، کیا مہمانوں کو ریسیو کیا کریں گے، کیا پروٹوکول دیں گے ان کو، تو اس لیے وہ کینسل ہو گیا. لیکن جسچر ٹھیک ہی تھا، جسچر ٹھیک تھا. وہ تو ہماری ہر گورنمنٹ کا جسچر ٹرکی کے لیے اور دوسرے دوست ممالک کے لیے ہمیشہ اچھا رہا ہے. تو ہمیشہ سے اچھا رہا ہے سب گورنمنٹوں کا. آپ ٹھیک بات کریں، سب گورنمنٹس کا نہیں، لیکن بیچ میں کوئی 3-4 سال کا گیپ بھی آیا تھا جہاں پہ ہر ملک کا جو ہے وہ سربراہ یقیناً شکایت بھی کر رہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے آفیشلز کے حالات ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، جو کہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے. ہاں یہ اچھا، یہ ایک جو ہے نا میرا ایک آبزرویشن ہے
کہ جب اس طرح کی آفت پڑتی ہے تو پھر قوم کٹھی ہو جاتی ہے، لیکن نارمل حالات میں دست و گریباں رہتی ہے، کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ ایک اور مطلب کہہ لیں ایک ہمارے لیے افسوس ہے کہ دنیا سے جو چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے۔ آمین۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی جو وفات ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جو بیان دے رہے ہیں، یا پھر آپ نے سینٹ میں دیکھ لیا کیا ہوا، تو اب اس مطلب قوم ان معاملات میں بھی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جو ہے نا جی، ایک ہمارا قومی المیہ سمجھ لیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ جہالت ہے کہ ایک بندہ جو ہمارا دین کہتا ہے، اخلاق یہ کہتا ہے کہ چلا گیا دنیا سے، اس کے لیے اچھے الفاظ ہی کہنے چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور میں بہت بڑا فین ہوں پرویز مشرف کا، کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ، چاہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں میڈیا کے سامنے، چاہے وہ یو ایس اے میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ بھی دنیا میں بیٹھے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑے دبنگ انداز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ اور پاکستان فرسٹ کا نعرہ پہلی دفعہ انہوں نے دیا پاکستان کو۔ اور اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے کریڈٹ پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ انسان، اگر ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، جو کہ ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، ہمارے پولیٹیشین سے بھی ہوتی ہیں بہت ساری غلطیاں، تو ان سے بھی ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، اور کرٹیسائز بھی کیا میڈیا نے بہت زیادہ ان کو، جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کل سے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اسٹیٹ اب فیونرل تھا ان کا، اور ساری جو ان کو دی گئی ہے اس وقت، آج ان کو دفنایا گیا ہے، تو وہ پورے اعزاز کے ساتھ قومی پرچم پہ لپیٹ کے، اور چونکہ ظاہر ہے وہ ایکس پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اور ان کا بڑا عزت و احترام ہے، میں تو بہت کرتا ہوں، اور میں ان سے بہت اس معاملے میں بڑا امپریس ہوں کہ انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں میڈیا کا سامنا کیا دنیا میں، جب وہ اپنی اس پہ تھے دور اقتدار میں، اور پھر اس کے بعد بھی ایون ان کو انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، ان کو یونائٹڈ نیشنز میں بلایا گیا، اور ان کو دنیا کے ڈفرینٹ فورمز پہ جب بلایا جاتا تھا تو وہ بڑے دبنگ انداز سے پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے تھے، اور وہ ٹرو پاکستانی تھے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا میں دانش یہ ہے، بالکل نہیں ان کی کچھ باتوں سے ڈیفینیٹلی اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ذاتی طور پر، ہماری اس نسل کو بڑی خوشی ہوتی، ہماری اس پوری جو آپ بولے ایک جنریشن آ رہی ہے، اس پوری جنریشن کو بڑی خوشی ہوتی بٹ صاحب اگر مشرف صاحب جس دبنگ انداز میں پاکستان کو اپنی پاور جانے کے بعد ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ پاور ہوتے ہوئے بھی ڈیفینڈ کرتے، تو جیسے آپ نے کہا ان کی تدفین اب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہماری دعا ہے۔ لیکن آپ جائز تنقید ہمیشہ سے کر سکتے ہیں۔ مشرف صاحب جب پاور میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ساتھ جو ہے وہ این آر اوز دیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس کو این آر او دیا؟ جن کو بھی دیے، آپ کو بہتر پتا ہے، نواز شریف کو دیا انہوں نے این آر او، پیپلز پارٹی کو دیا، اور یہ مسلم لیگ نقطہ نواز کو پروگرام دیا۔ میں آگے جا کے کام آئے گا۔ نہیں ڈیفینیٹلی بالکل کام آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ایک اچھے انسان تھے، ایک بڑے پاورفل انسان تھے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ پاورفل جنرل تھا، وہ جنرل پرویز مشرف صاحب تھے۔ اب جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت بخشی، عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، وہ زبردستی اس عزت کو لینے کے لیے آ گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دے دیا تو ان کا کام بنتا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ یہ آپ کے ملک کی بات تھی، یہ آپ کی قوم کی بات تھی، یہ آپ کے آنے والی نسلوں کی بات تھی، یہ بلال کی آنے والی نسلوں کی بات تھی۔ آپ کو پتا ہوگا شاید بلال مشرف صاحب کے بیٹے کا نام ہے، یہ اس کے آنے والے نسلوں کی بات تھی، یہ پاکستان کی آنے والی جنریشنز کی بات تھی۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہاں پہ کچھ غلط ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے، آپ نے کہا نہیں جانے دو، میں نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس لے آتا ہوں اور میں سب کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں، ڈسپرس کر دیتا ہوں، ایک کو دبئی بھگا دو، ایک کو سعودی عرب بھگا دو، خود میں بیٹھ کر گورنمنٹ کرتا ہوں۔ آپ نے 9-10 سالہ اپنے اقتدار میں، 9-10 سالہ آپ کی گورنمنٹ تھی، لائک اٹ از اے ہیوج ٹائم سپین، اور سب سے زیادہ پاورفل، آپ جو بولو گے وہ ہوگا۔ آپ اس 9-10 سالہ گورنمنٹ میں آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، جب آپ پوری اتھارٹی پہ تھے، پوری پاور پہ تھے، اور آپ کو پتا تھا جب آپ بنانا چاہتے تھے تو آپ بنا سکتے تھے، آپ نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ آپ کی پریورٹیز ہی نہیں تھی۔ آپ نے اندرون خانہ امریکہ کی مدد سے یا وٹ ایور اٹ واز، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی مدد سے آپ نے ایک پوری وار آف ٹیرر شروع کر دی، جس کا خمیازہ آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں آج تک بھگت رہی ہیں، جس کا خمیازہ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک بم بلاسٹ ہوا ہے، محمود صاحب شاید آپ کو پتا ہو، شاید آپ نے اس پہ کوریج دی ہو یا پروگرام کیا ہو۔ جی
बड़ा आज तक हम उसका खुमियादा भुगत रहे हैं, आज तक हम जनाजे जी उठा रहे हैं। बिल्कुल दानिश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बाकी मैंने तो पहले ये गुजारिश की है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान होने की हैसियत से वो आपके आपके यानी क्रेडिट पे भी रहती हैं और फिर उसका आपको डिस्क्रेडिट भी जाता है। तो जो वो बातें थी वो मैंने नहीं की, क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं रहे। ठीक है ना? उनके ज़माने में, उनकी हयात में सब जी, क्रिटिसाइज़ जी, करते मैं रहे समझ उसको, रहा हूँ। तो इसलिए उसमें मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे ये बातों का सब पता है कि एनआरओ किसको हुँ, दिया, हुँ, हुँ। ये वॉर ऑन टेरर में क्यों वो परवेज़ मुशर्रफ साहब गए, वो बहुत बड़ी गलती थी। और इसके अलावा कालाबाग डैम का ना बनना, उसमें क्या पॉलिटिक्स जी, इन्वॉल्व जी, थी, जी, ये सारी। काफ़ी चीज़ें, जी, जी। फिर इल्ज़ाम लगा हाँ जी। उन्होंने बंदे बेचे, जी, फिर वो इल्ज़ाम अमेरिका को हाँ जी, बंदे बेचे, हाँ जी, बिल्कुल। ये काफ़ी सारी जी। चीज़ें थी। एक चलती गवर्नमेंट को निकाल के लेकिन फिर आए, कू किया। वो पाकिस्तान की कह लें आप, वो जो बर्बादी शुरू हुई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अभी तक वो रिकवर डिटीरिएट नहीं कर सकी। नहीं, उसके बाद फिर वो डेफिनेटली नहीं कर उस सकी। आप वो उसके अलावा देखें, आप आईएमएफ ले गए, आप वर्ल्ड बैंक ले गए, इसके अलावा आपके दौर में 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, आपको यही नहीं पता था आपने किस समझ जाना है। यू आर सिटिंग देयर ऑन द सीट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर माशाल्लाह से आप सर्विंग आर्मी चीफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ना उतारती तो शायद आप बाकी की जिंदगी आज तक शायद आप सर्विंग आर्मी चीफ रहते या प्रेसिडेंट आप रहते, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है पाकिस्तान को आईएमएफ के पास ले गए, आप वर्ल्ड बैंक के पास आपने धकेला, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास धकेला। 10 साल दौरे इक्तदार में आपका कोई एक काम ऐसा, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट, कोई एक चीज ऐसी, कुछ ऐसा एक कारनामा जिसको लेके पाकिस्तान बड़ा फख्र महसूस करता हो, आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं उसके बाद समझता आपने हूँ क्या किया, आपने एक सॉफ्ट एग्जिट लिया। जैसे माशाल्लाह से पिछले दिनों एक साहब रिटायर हुए तो उन्होंने बोला कि आज मैं रिटायर हो रहा हूं और इसके बाद मैं एक गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। तो मुशर्रफ साहब चले गए दुबई गुमनामी की जिंदगी गुजारने। फिर पीछे जो कोर्ट्स ने डिसीजन दिए उस पे होना क्या चाहिए वो सबके सामने। नहीं, मैं समझता फोर्सेस हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल काबिले इज्जत है, 100% उनकी इज्जत पे, उनकी तौकीर पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा एज अ डिक्टेटर इक्तदार में आता है तो वो उस फोर्सेस का भी हक मार रहा होता है। वो डेफिनेटली अपने नीचे वाले जर्नल्स का 10 साल में आप मुझे बताएं कितने ऐसे काबिल जर्नल्स घर गए हैं, कितने ऐसे काबिल जनरल घर गए हैं जो कि डिजर्व करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना, जो कि डिजर्व करते थे सीजीएस बनना, जो कि डिजर्व करते थे जॉइंट चीफ बनना, वो और तो शायद उनकी काबिलियत, उनका विजन, उनके मिशन जी, इनसे कहीं ज्यादा बेहतर होते। ये वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो ये तो सकते थे। पता है क्या दानिश, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है पाकिस्तान का कि वहां पर अगर चीफ जस्टिस जैसे लगता है मेरिट के ऊपर सीनियरिटी पे, वो अगर ये सिस्टम अपना लें तो ये जो 1 साल पहले बहस शुरू हो जाती है ना जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनना है, और वो जी, जी। 5-6 जो जनरल है उनमें बेचारों में सरासीमगी फैल जाती है हाँ, कि जी वो जो पहले नंबर वाला वो डर रहा होता है कि मैं तो गया, मैं शायद पॉलिटिकल जो इस वक्त एलीट है उसकी नज़रों में नहीं हूँ। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी और ये फौज को इस्टेब्लिशमेंट को अपना अपनी हदूद में रखना एक्चुअली होगा। उनका अपना एक निज़ाम है। जी, बाहर की दुनिया को तो इजाज़त ही नहीं देते ना कि वो आप उनके इलाके में भी वो जा इलाके सकें। इलाके में बिल्कुल। भी जा सके। आपने सर जब वो इन्होंने बात की बंदे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तो मैं इस चीज को जरूर आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी एप्लीकेबल है पाकिस्तान में, उसका 70% पार्ट जो है वो 1935 इंडियन एक्ट है, और उसी को अमेंड करके उसी की क्या कहते हैं अल्फाजात लेकर तो उन्होंने आज उसको हम बनाया हुआ है। अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बड़ी गर्मा गर्म बहस शुरू हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक जी। तो नाजरीन आपने देखा ही होगा, बड़े सख्त किस्म के व्यूज़ हैं। जैसे कि कुछ लोग उनकी जो है कुछ अच्छे काम हैं उसको याद करेंगे। ऐसा ही होता है जब इंसान दुनिया से चला जाता है, तारीख लिखी जाती है, तो फिर अच्छे बुरे सब कामों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जब पाकिस्तान के इस लेवल पे चला जाता है कि वो सरबराह बन जाए, वो पूरे हर तरह का जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो फिर वो हालात भी उसे मुहिब वतन बना देते हैं। तो ये लोग वैसे जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ये तो फ़ौज से निकले हुए थे, वहाँ से छांटी होकर तरबियत करके उनकी ऊपर आए थे। तो यकीनन मुहिब वतन थे और उनसे गलतियाँ हुई हैं, बेशुमार उनसे सियासतदान भी नाराज़ हुए, इंटरनेशनली भी बड़े मसले मसाइल हुए, पाकिस्तान की इकॉनमी की बर्बादी हुई, पाकिस्तान की तबाही का एक कह लें आप पॉलिटिकल जो फैब्रिक होता है उसकी जो है बर्बादी का एक जो टाइम था उसी दौर में शुरू हुआ। और फिर वो खून लगा हुआ मुँह को, उसके बाद जो भी आया उसने कोशिश की कि अगर वो इतने साल गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये लोग
साजिशें करते रहे और क्या कुछ होता रहा, अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द ट्रूथ। तो अब मेरा ख्याल थोड़ा सा मौजूदा हालात पे बात कर लें, तो अभी तो देखें उसका उसी प्रॉब्लम्स, उसी साजिशों, उसी जो थी ना चालाकियाँ और बैकडोर डिप्लोमेसी और जी राब्ते और जी पैसे बांटे जा रहे हैं और पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, उसके बाद फिर पीडीएम बनी है। आज हम उसको फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाएं तो पीडीएम, और उसके बाद उसके पास सामने सिर्फ एक अकेला बंदा खड़ा है, वो है इमरान खान। अब कहाँ 13-14 पार्टियां और कहाँ एक बंदा, और वो डट के खड़ा है और वो कह रहा है कि जी मैं, ये मेरा मौक़िफ़ है, और वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ही पाकिस्तान को ठीक कर सकता हूँ, बाकी सारे चोर हैं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ये होगा तो मेरे हाथ से होगा। तो अब देखना ये है कि 3.5 साल ये हुकूमत करके गई है पार्टी, अगर उसको बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त जो ब्रिंक ऑफ कह लें आप, खुदा ना करे कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी ये बैंकरप्सी एंड ऑल दैट, बुरी बुरी खबरें जो इमरान खान के या दूसरी पार्टी अपोजिशन वाले, वो तो सुबह उठते हैं तो इसी ख्वाहिश में उठते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचाना बचता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं आप हजरात के भाई ये जो दिंगा मुश्ती है, ये जोड़ तोड़, ये और ये अफरा तफरी, इंस्टेबिलिटी, ये क्या रंग लाएगी, ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए, मैं सॉरी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये काम को नया नहीं है। ये धींगा मुश्तियाँ मैं अपनी 45-50 इयर्स की होशो हवास वाली ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है। 70 से ऑनवर्ड भुट्टो साहब का मामला, मुजीबुर रहमान के साथ जो खींचातानी, उसके नतीजे में क्या हुआ, मुल्क हमारा दो लख्त हो गया। हाँ जी, एक हिस्ट्री है ये, एक बिल्कुल। हिस्ट्री है पूरी, ठीक है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर हमने देखा, और उस ज़माने वही में जो बात हो रही थी, जी। जब सलाब आए हुँ, तो इकट्ठे हैं, हुँ। लेकिन सुकून से जो ना मिले तो फिर एक दूसरे के वो गिरेबान पकड़े होते हैं। गिरेबान पकड़ लेते हैं, और भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, जुडिशियल मर्डर हो, उसका बाद में माना, जजेस ने माना, नसीम हसन शाह जैसे सीनियर जज ने, चीफ जस्टिस भी जो रहे बाद में। और फिर उसके बाद आगे ऑनवर्ड चले तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये डिक्टेटरशिप का दौर शुरू हो गया। फिर इस दौरान ये जो पॉलिटिकल भी लोग आए वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में, वो सारे पपट किस्म के थे, वो सारे यानी स्टूजेस थे, और ये इनकी आशीर्वाद से आए। अगर इसमें बड़ा एक अरसा जो गुजारा 30-35 साल का, ये 2 पार्टियों ने गुजारा, जो कि शुरू हुआ अपना नवाज 96 शरीफ 85 में चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले तो चलो ये मिनिस्टर थे। और वो अरसा, वो सारा का सारा अरसा मैंने यानी देखा। लाहौर में हम लोग रहते हैं, और इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस वक्त सिविल सर्विस में भी था, कि जितनी बेज़ाब्तगियाँ उस ज़माने में हुई, और कौम का जो मोराल जो था वो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जितनी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई उस ज़माने में, कि एक थर्ड डिवीज़न मैट्रिक पास को टीचर भर्ती कर दिया गया इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उन टीचरों ने क्या पढ़ाना था बच्चों को, और उसी से ये बच्चों की जो तालीम थी वो मुतासर हुई। यानी वो बुनियाद ही खराब हो गलत। सही है। एक एएसआई भर्ती किए गए, नायब तहसीलदार भर्ती जी जी, किए वो गए, बरादरी सिस्टम और ये वो बरादरी सिस्टम सारा ग्वालमंडी भर्ती कर लिया गया, सारा निस्बत रोड भर्ती कर जो लिया गया। 5-5 लाख रुपए वो हम जानते हैं, जी, हमने जी, अपनी आंखों से। आँखों से तो देखे आपने। दानिश आप ये बताएं कि ये बंदा जो अभी अभी ये समझता है कि ये जो एक, जैसे अभी मनोहर साहब ने बताया कि एक लो लेवल से अपर लेवल तक ये एक पौध लगा दी गई है, और ये वो समझता है कि हर शय खराब है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, और मैं अकेला जड़ से उखेड़ दूंगा, और मैं ही बंदा हूँ जो इसको कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है एक बंदे के लिए? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा भट्ट साहब के अल्फाज को, जो उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर्स जो इलेक्ट किए गए वो पपेट्स थे। डेफिनेटली नॉट, बल्कि मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ये लाखों लोगों के वोट्स लेकर आते हैं, उसके बाद इन्हें असेंबली चुनती है, तो ये पपेट्स नहीं होते, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं सबसे पहले। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बताया खान साहब के बारे में लाइक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने और आपके एमएनएज 40-50 30 40-50 एमएनएज आपके ऑफिस के बाहर बैठे रहें
आप 10-10, 15-15 दिन उनसे मिलना गवारा ना करें और फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन जाकर उनको तड़ियां लगाएं, उन्हें बोले आओ मेरे से मिलो, मैं ये आपके तहफ्फुज़ात दूर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ओ भाई पहले अपने घर को तो संभालो, अपने एमएनएस को तो देखो। 3.5 साल आप एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, नैब आपके हाथ में, एस्टेब्लिशमेंट आपके हाथ में, पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी थी फेडरल और प्रोविंशियल जो आपके हाथ में ना हो, म्यूनिसिपैलिटीज तक आपके हाथ में, हर तरह से आप बरसरे इख्तिदार थे। उसके बावजूद एक सिटिंग असेंबली ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके किसी गैर जमहूरी तरीके से नहीं, पहले डेफिनेटली वज़राए आज़म जो हैं वो जाते रहे हैं, बिल्कुल सबक दोष होते रहे हैं, लेकिन कभी कोर्ट्स भेजती रही हैं, कभी मार्शल लॉज रखते रहे हैं। पहली दफा 1947 से पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आई एम सॉरी घर भेजा गया है। दानिश साहब, तो ये जो पूरा तरीकेकार था, इसमें कोई खला नहीं है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। पाकिस्तान में महबूब साहब फौज बाकायदा नॉमिनेशन करती है कि ये लोग हमारे हैं, इनको टिकट दी जाएगी। एक जमाना था, ये जहांगीर बदर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसके मुंह से मैंने सुना कि CIA का बाकायदा नॉमिनेशन आती है CIA की कि ये लोग हमारे हैं, आपने इनको टिकट देनी है। और ये सारा सर ये आई सब डोंट नो आप अगर मतलब एक बंदा किस पार्टी का कॉन्टेक्स्ट में सरबराह बात कर जो रहे हैं, है, लेकिन एक सेकंड, मैं एक इस चीज सेकंड, को नहीं एक समझता। पार्टी का सरबराह अगर हाँकता है सब MNAs को कि भी, अब मैं ये 100% क्लेम करता हूँ कि अगर कोई बिल पेश किया गया कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उसके 95% लोगों को पता ही नहीं है उस बिल में लिखा गया हुआ है, वो पढ़ भी नहीं सकते। कौमी तराना नहीं आता, कौमी तराना नहीं आता, कुल हवल्ला नहीं आती उनको। पूछा जाता है बहुत दफा, हमने देखा क्या है, हुआ ये? बताएं कि आज आपने वोटिंग की है, वो बिल क्या था? क्या सर ये तो किसी फिर को नहीं अवाम का काम है ना, जब आप वो आपसे वोट मांगने अवाम आते का हैं तो आप उनसे कौमी अवाम- तराना सुने, आप उनसे पहला कलमा सुने, ये देखें वो मुसलमान है अवाम कि का नहीं काम है, है ये ना देखें जी, वो वोट को इज्जत असेंबली दो। में जाने के काबिल भी हैं कि नहीं वोट को है, ये इज्जत तो दो अवाम का काम है नारा कि लगाया वोट था को, ना। हाँ डेफिनेटली दें, अब क्या हुआ, पीछे हट गया, डेफिनेटली अब दें। इलेक्शन कराएं और सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, पता दूसरी चल बात ये जाएगा क्या होगा। कि भट्ट साहब ने जो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि CIA जो है वो करती है, मैं बिल्कुल इस चीज को 100% कंडेम करता हूँ। CIA क्या, दुनिया की कोई एजेंसी क्या, किसी दूसरे मुल्क का कोई बाशिंदा क्या, कोई भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर सकता। जहां तक बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, नहीं भट्ट साहब वाकई दैट इट इज नॉट अ थिंग टू लॉफ। जब बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ऐसे नहीं होता कि टिकट उठा के आपने किसी को भी दे दिया, बड़ी मेहनत होती है जनाब, बड़ी तगोदो होती है। एक छोटे छोटे, नहीं मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी। मैंने ग्रास रूट लेवल सिस्टम देखा हुआ है, मैं आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करता हूं, मैंने ग्रास रूट लेवल सिस्टम देखा हुआ है। कहां स्कूल्स कॉलेजेस से लड़के मेहनत करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आते हैं, नाम बनाते हैं, मुआशरे में नाम बनाते हैं, फिर जाकर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं, काउंसलर के इलेक्शन लड़ते हैं, फिर ऊपर आते हैं सिटी लेवल पर, सूबाई में उनको टिकट मिलता है, नेशनल असेंबली का मिलता है, कुछ होता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मोरूसी सियासत भी अपनी जगह पर कायम है, वहां पे तो जिनको टिकट्स मिलने हैं वहां पे मिलने हैं, लेकिन ये कि CIA नॉमिनेट कर देगा इस हल्के से इस बंदे को टिकट दो, तो भाई किस हल्के से किस बंदे को टिकट दो। आप माशाल्लाह से लाहौर से आपका ताल्लुक है, तो लाहौर में कितने लोग हैं जो कि नॉन पॉलिटिशियन है, अवाम उनको वोट देती है, बताता हूँ जी आपको, अवाम उन पे ट्रस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि CIA उन्हें नॉमिनेट कर देता है। साहब जो पाकिस्तान का जब बजट बनता है ना, बजट बनने से पहले ये GHQ में प्रेजेंट किया जाता है, वो बुलाते हैं उनको कि हमारे लिए क्या रखा है भाई, हमारा हिस्सा क्या है। वो उनको बुला के और बजट पे देखते हैं कि हमें क्या दे रहे हैं आप, फिर वो जो बजट उनको जाता है उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता उनको। ये एक मसला हमारा वैसे ये भी रहा है ना कि पाकिस्तान एक अपनी, और मुझे मैं एक मूसा, आई एम सॉरी, बोरूसी सियासत में आप देख लें, शाह खाकान अब्बासी सीनियर पॉलिटिशियन नून लीग के, उनकी जगह पे मरियम को लगा दिया गया। ख्वाजा आसफ देख लें, एहसन इकबाल देख लें, साद रफीक देख लें, ये बड़े पुराने लोग हैं, इनके साथ जान निसार हैं। ख्वाजा साद रफीक के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई हमजा की जगह आप क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर, तो वो कहता है भी इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। दिस इज नहीं, अब लोग तो पूछते हैं, अब वो पहले भी चक्कर नहीं रहा। लोग अगर कोई देखता है ना कोई चीज जो सही नहीं हो रही, तो ये भी कहने की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि लोग पूछना शुरू हो गए कि भाई बताओ ये यहाँ पे एहसन इकबाल क्यों नहीं, यहाँ पे साद रफीक क्यों नहीं, यहाँ पे भुट्टो का फैमिली क्यों,
यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी ही क्यों, तो अब ये होना ये शुरू हो गया, awareness आ गई है। अवेयरनेस आ रही शऊर है, है, जी, शऊर आ बिल्कुल। रहा है, Definitely. ये एक और उसमें पॉजिटिव इमरान चेंज खान का है। बहुत बड़ा किरदार है जो उसने अपने जलसों में और नहीं उसमें सर, आप समझते हैं कि इमरान खान ने मारूसी सियासत जो है उसको अपनी पार्टी से बड़ी हद बिल्कुल तक निकाल दी? 100% नहीं, अच्छा। लेकिन जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली की निस्बत उसने यानी ये जुर्म कम किया अभी तक। हाँ डेफिनेटली, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा एक दफा और, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल परवेज हटक के दामाद को भी टिकट नहीं नहीं, दिया, मैं तो उनके कह रहा हूँ बेटे को कि भी टिकट उन्होंने नहीं ये दिया, जुर्म कम उनकी किया है। बेटी को भी सेनेट का टिकट नहीं दिया, मखसूस नशिस्तों पर उन्हें टिकट नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली नहीं बैठी हुई, क्या नाम है, असद उमर साहब का जो है वो कजन नहीं बैठे हुए, मतलब फवाद चौधरी का भाई नहीं है असेंबली में, मतलब आप कहाँ कहाँ पे जाकर ये किस चीज को मसला डिफेंड करेंगे? मेरे ख्याल मरूसी में सियासत को दफनाया नहीं गया, मरूसी उसको और सियासत से हवा दी मुराद गई ये है। है कि पाकिस्तान का इमरान खान का अपना तो कोई इमरान डिपेंडेंट खान है की नहीं, क्यों नहीं, उसके जो बहनें कि- हैं, उसके बेरोई हैं, नहीं, उसके बच्चे हैं, सब अंडर स्कैंडल है। अंडर स्कैंडल। Obviously वहां से जो गुजर मैंने देखा है, जो मेरी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है, जी जी, पाकिस्तान एक ऐसा कह लें आप, जो उसका जो पॉलिटिकल है ना सेटअप, वो इस तरह है कि आप यानी चलो लाहौर से लगा लें या बड़े 2-3 शहरों से लगा लें, कराची जैसे शहरों में लगा लें, लेकिन उसके बाद जो है आपको जैसे इंटीरियर सिंध में जाएं या आप KPK में जाएं या पंजाब में जाएं, जब आप गांव में जाते हैं, उस सतह पे जाते हैं, तो फिर वो बरादरियां हैं, बरादरी है, फिर उसके बाद आपकी मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह आप मुझे वो नहीं भूला अभी तक, वो ये तो नई नई बातें करते हैं ना, पुरानी तो है ही है, वो अल्लाह बख्शे उसको, आमर लियाकत अली को, हुसैन को, वो कभी उसने कहा जी आप किस वोट देने के लिए आए हैं, किसने वो जो था मनी बिल के लिए, उसका उन्होंने भेजा है जो भेजते हैं। तो फौज का जो ये अमल दखल था, उसने ये इतनी बड़ी खराबी की हुई है। अब ये देखें मुंह छुपाते फिरते हैं। अब आपका एक भी जो है वो बंदा चीफ ऑफ जो था रिटायर, वो अपने नाम मुल्क में यार मर मर के वापस आ रहे हैं। ऐसा क्या इन्होंने किया हुआ है कि उनका ज़मीर उनको मलामत करता है, और सारी चीजें। अब कोई दुबई चला गया है, कोई सुना बेल्जियम जा रहा है, कोई कनाडा आने की तैयारी कर रहा है, आई मीन अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं। तो सिमिलरली आप देख लेना महबूब साहब के नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते की जमानत वो लेके गए थे, जमानत वहां से, और शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी, और वो अभी तक 3 साल हो गया है पाकिस्तान नहीं आए वापस, और अपनी गवर्नमेंट है पिछले 9 माह से, फिर भी वापस नहीं आ सके। अच्छा जी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है जी, उसमें आप उसको फिल इन कीजिए। कोई भी बंदा अदालतों का सामना नहीं करता। अगर नवाज शरीफ गया है, अब आप बता दें इमरान खान साहब जो हैं, किसी एक केस को भी चलने देते हैं? वो इमरान खान साहब मुल्क में तो बैठे हैं यार, वो बंदा जा नहीं सकता, और हर कोर्ट में वो गए हैं। इमरान खान हर कोर्ट में गया, छोटी से छोटी नहीं जाता, रोज बुला रहे हैं, आज कल बुलाया, नहीं जाएंगे वो कभी भी नहीं, वो कल उसने क्या दिया, बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। अभी तो ये उनका स्टे पे चल रहा है, उनमें इतना करेज ही नहीं है कि वो जाएं, उनमें इतना करेज हो तो जमान बाग से बाहर निकलें, अदालतों में जाएं, सामना करें। वो भी स्टे पे चल रहा है डेफिनेटली। अच्छा, किसी की अदालत को वो मानते नहीं है। तो ये एक मतलब क्या है, हम यही नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी नहीं बनना चाह रहा। हमारे मुल्क में ये क्यों है? अगर वो चले गए हैं नवाज शरीफ, तो उनको कंडेम करना चाहिए हमें, बिल्कुल यार, आओ अदालतों को फैसला करो। अगर आप लोगों के हक में हो जाए तो वाह 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 वाह, थोड़ा सा ना हुआ तो फिर वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो मुल्क सही कैसे होगा? ऐसे ही आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक तब करता जब मैं ये कहता कि नवाज शरीफ ने अदालतों का सामना नहीं किया और वो बाहर चले गए। जनाब, उन्होंने अदालतों का सामना किया, ही वेटेड फॉर द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट आया, वो जेल गए, वो जेल में थे, जेल में बीमार हुए। ठीक है बट साहब आपका बनता है, जेल में बीमार हुए। वैसे वो केस तो बड़ा मशकूक था, वो तो ठीक है, जान नहीं थी सर, हम थोड़ा सा ला जानते हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं भी थोड़ा सा ला जानता हूँ। बिल्कुल मशकूक था, 100% मशकूक था। जाने किसने दिया और भेजा किसने, गवर्नमेंट किसकी थी, प्राइम मिनिस्टर कौन था, सारी चीजें तो वो मैटर करती हैं। क्या वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का ला के जिसका ये तर्जुमा ये होता है? हम लाहौर से हैं, आप भी लाहौर से हैं, ये बात आपको मैं 100% ईमान और यकीन के साथ कह सकता हूँ, बिला रगबत और रायत और किसी भी पार्टी का ना होने की वजह से, कि जब 85 में ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उस वक्त के इनके असासे उठा के देख लें और उसके बाद के असासे उठा के देख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। I cannot disagree, cannot agree more on this. तो बस ये सिंपल सा एक आवाम के सामने एक क्वेश्चन है
کہ یہ تو صحیح ہے 85 میں دیکھیں کیا تھے ان کے جو باقی اس کے چچا تایا تھے ان کے، وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں مالٹون میچ بلاگ میں، آپ نے دیکھا جی ہوگا. جی جی تو ہم بھی وہیں کے ہیں. تو وہ انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی. انہوں نے اتنی ترقی کیوں کر لی؟ نہیں بٹ صاحب کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے 85 میں کک بیکس لی، یا انہوں نے 90s میں کرپشن ہاں کی. دیکھیں بہتی 85 گنگا میں میں یا ہاتھ 90s تو ہر میں کوئی دھوتا ہے. نہیں نہیں 85 میں یا 90s میں کسی بھی نون بزنس کو اٹھا لیں کہ اس کا کیا حال تھا، آج وہ کتنے پروفٹس میں جا رہے ہیں. سو یو کین جسٹ کمپیئر دیم ٹو. نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ کرپشن سے شروع اور کرپشن پر ختم ہو جائے. کرپشن واقعی ایک حقیقت ہے جو کہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں دانش، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ Definitely ہے. وہ کوئی پولیٹیکل یا سرکاری آفس ہولڈر نہیں تھے، وہ لوگ وہ بزنس مین تھے. یہ پرائم منسٹر آپ رہے تو ہیں، اپنے چیف منہ سے منسٹر خود رہے مان ہیں. رہے ہیں، اس آپ تو لیے اپنے منہ سے خود مان رہے ہیں کہ وہ بزنس اب مین رہے ایسا ہیں. ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ آج جو بڑی ضروری گفتگو ہے وہ مہنگائی، IMF اور یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بات کریں گے بریک میں آنے سے بعد. تو ناظرین ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو سنی، اب اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو میرا دانش آپ سے سوال ہے ایکچولی، یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا سیاسی کہہ لیں نان سیاسی کہہ لیں، پکڑ دھکڑ یہ وہ لٹرم پٹرم، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اگر یہ واقعی ڈیموکریٹک حکومت ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، یا چلیں انگریزی کی کر لیتے ہیں، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. سو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے 2018 میں سٹارٹ ہوئی تھیں اور 2022 تک لگاتار چل رہی تھیں، چلتی جا رہی تھیں. جی یہ جو بینچ مارک ہے نا، یہ اس وقت سیٹ ہوا تھا. یہ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ کے اوپر اگر کیس نہیں بھی ہوگا تو وہ بنایا جائے گا، کیسے ملک کے 4 صوبوں میں 4 جگہوں پہ آپ کے اوپر FIRs کٹتی ہیں، کیسے گلگت میں بھی آپ پہ FIR کٹ سکتی ہے، کیسے کشمیر میں بھی آپ پہ FIR کٹ سکتی ہے. تو ہر صوبے کی پولیس کیسے کورٹ میں پہنچ سکتی ہے، وہاں پہ آ کے آپ کا راہداری ریمانڈ جو ہے وہ جج سے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں دیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور اب دہرائی جا رہی ہیں، صرف انہی چیزوں کو، یا آپ بولیں کہ الیکشن کو فردر آگے کرنے کے لیے، یا چیزوں کو. اب یہ ہے کہ بٹ صاحب یہ تو ریئیکشن بھی تو آتا ہے نا. اب آخر وہ بھی ہیں، وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، ان کے بھی چالیں ہیں اگر ان کی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم جیل بھرو تحریک چلائیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملک، ایک تو IMF آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی سپلائی چین افورڈیبلٹی زیرو پہ آ گئی ہے. تو اس میں پھر جیل بھرو، پھر جیل بھریں گے تو پھر آپ کے ہنگامے ہوں گے، ہنگامے انہوں نے جیل میں جانا ہے تو اس کے لیے ہنگامے کرنے پڑیں گے، دفعہ 144 لگانی پڑے گی، پھر اس کو توڑنا پڑے گا، پھر اس کو جیلوں میں جانا پڑے گا. تو مطلب کہ یہ ہے کہ یہ کیا جب اکثر وہ یہ جملہ آج کل آ رہا ہے کہ 2 wrongs don't make it right، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر یہ بھی کریں گے. اب کیونکہ یہ کر چکے ہیں تو PDM والے بھی کریں گے. یہ کہاں کس طرف جا رہا ہے، آپ اس کو ذرا انالائز یہ کریں. محمود صاحب، پہلے تو میں جو دانش نے کیا اٹھایا نا یہ بات کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، اس کا پہلے میں تھوڑا سا جواب دوں کہ 4.25 سال کے دور میں عمران خان کے کوئی ایک کیس بھی جو ہے وہ وکٹمائزیشن کا نہیں بنا. سارے کے سارے کیسز جو تھے یہ پرانے گورنمنٹ، بے نظیر اور زرداری کے گورنمنٹ کے چل رہے تھے ان کے اگینسٹ، اور نیب جو تھی وہ کسی کے انڈر نہیں تھی. عمران خان اب کہتے ہیں جی باجوہ صاحب اس کو کنٹرول کرتے تھے، میں تو کرتا ہی نہیں تھا بالکل. صرف 2 کیسز ایسے بنے، ایک جو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا تھا شہباز شریف پہ، وہ بنا عمران خان گورنمنٹ کی دور میں، اور وہ بالکل میچور ہو گیا ہوا تھا، اور وہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ پرائم منسٹر بن گئے. پھر رانا ثناء اللہ پہ جو ہیروئن کا کیس تھا وہ بنا، اور وہ بھی اینٹی نارکوٹکس نے اس کو پکڑا، اور اس کے جو میجر جنرل تھا جو DG، اس نے پریس کانفرنس کی. PTI کا قصور یہ تھا اس میں کہ شہریار افریدی جو اس وقت اسٹیٹ منسٹر تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا. کیوں جی تو دانش صاحب، وہ صحیح تھا اس کا وہ عمل؟
हाँ कभी वो उसके साथ मिलके क्योंकि वो कुरान की और फलाने हाँ, कि की और मैंने ला इलाहा इल्ला जी मोहम्मद हाँ, रसूलुल्लाह, बिल्कुल अब बिल्कुल ये क्या है? ये बात लोगों को जज्बाती तौर पे, दीनी तौर पे ब्लैकमेल नहीं करने वाली बात। ये तो अपने 2000 दुश्मन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद पे चले जाएं। ऐसे लोगों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लोग ऐसे जलसों में खड़े होके उनको अमर बिल मारूफ कह दें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। तो जो ऐसे जलसों को अमर बिल मारूफ कह देते हैं उनसे आप इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बात की सिर्फ राना सनाउल्लाह और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ के केस की, शायद ये भूल गए कि हमजा शहबाज को भी डाला गया था। शायद ये भी भूल गए कि कराची जलसे के बाद मरियम नवाज के कमरे में पुलिस भेजी गई। मतलब इनकी हाइट ऑफ रिस्पेक्ट देख लें, मतलब इनके एथिक्स देख लें, इनकी चीजें देख लें, वो भी भूल गए। आप ये भी भूल गए कि शायद खकान अब्बासी के ऊपर आप लोगों ने झूठे केस बनाए, जिससे कि कोर्ट ने कहा कि केस है क्या ये तो बताओ। आपने कितने कितने 100 दिन तक तो उनको जेल्स में रखा। आज आपको जब खुद जाना पड़ रहा है उसी इंजीनियरिंग के तहत जो कि आपने शुरू की थी, वही लॉज जो आपने शुरू किए थे, उन्हीं के तहत जब आपको खुद जेल जाना पड़ रहा है तो कभी एक रो रहा है, कभी दो रो रहा है। आपकी तो 10-10 दिनों में किसी जमानतें हो रही भी हैं। पॉलिटिकल बंदे के का मुंह कवर नहीं किया गया। अगर वो गए भी हैं, किसी को हथकड़ी नहीं लगाई गई, किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया गया जो इन्होंने किया है। अभी तक जो इन्होंने शहबाज नहीं किया। गिल है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो कुछ इन्होंने किया उसके साथ और आज़म स्वाति के हाँ, साथ जो किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो दोनों अब ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन की है इन्होंने। फिर आपने ये जो पूछा ना जी क्वेश्चन के जेल भरो तहरीक वाला, ये मेरे ख्याल में बतौर एनालिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल नारा है और ये अंडर प्रेशर करने के लिए है गवर्नमेंट को और इसके सिवा कुछ नहीं है। इमरान खान ने अब तक आइन और कानून के मुताबिक जो प्रोटेस्ट किया सारा किया है। जितने भी जो लॉन्ग मार्च किया, जो जलसे किए, जो भी किए ये एज़ कंपेयर टू आप नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के सुन लें, जो उन्होंने लाहौर गुजरांवाला वाली तकरीर की वहाँ से बैठ के लंदन से और जिस कदर उन्होंने ह्यूमिलेट किया जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को और फिर उनके बाकी लोगों ने भी राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने फिर और सो ऑन बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने किया। तो ये पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है पॉलिटिक्स ब्लेम गेम का एक दूसरे के ऊपर। तो वैसे मैं इसकी मिसाल तो वही है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले अपने बाप के गिरबान पकड़ता है। तो जिस 4 नंबर गेट से सारे पॉलिटिशियंस बन के निकलते हैं, एंड पे जो है वो उसी गिरबान को जाकर वो पकड़ लेते हैं, जो कि खैर उन्हें शायद मुनासिब लगता हो। मैं आपकी बात से एक दफा फिर मुत्तफिक नहीं हूं। जेल भरो तहरीक, ये एक आपके ख्याल में ये कामयाब होगी? नहीं, इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए हरबे हैं। देखिए ये वही खान साहब हैं जो कि जलसों में खड़े होकर जिन्होंने अपनी बिजली का बिल चलाया था और कहा था कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर रहा हूं। मतलब आप एक बंदे से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कौम के, चले आप सेलिब्रिटी थे पहले, अब अगर आप लीडर बन ही गए हैं, अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर ही दिया है, 2 सूबों में और फेडरल में आपकी गवर्नमेंट बन ही गई है, उसके बाद आपको ये चीजें कैसे जेब देती हैं कि आप ऐसे करें? आप अपने घर से निकलने से कासिर हैं, आप बाहर नहीं निकल के आ रहे। आज आप पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, आप वहां पे नहीं गए, तो फिर आप में और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह गया? देयर इज नो कंपैरिजन। एट द एंड ऑफ द अच्छा डे तो जी, कोई कंपैरिजन। उसमें ये है कि नौर साहब, ये तो चल ही रहा है, बड़ा हमारा ये मसला होता रहेगा। अब ये कि एक बिल्ला बाहर से आ गया है, वो IMF वाले, वो आपको कहते हैं कि वो दोनों के जो है वो कहते हैं बंदर आ गया वो बिल्लियों की रोटी खा जाएगा। ना इनके हाथ कुछ आएगा ना उनके हाथ कुछ आएगा। तो ये IMF का क्या है, मतलब समझते हैं कि IMF के अभी जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हैं, हो रहे हैं वो। अब 2 दिन उसमें जो इन्होंने टाइम मुकर्रर किया था उसमें बाकी रह गए। तो उसमें अभी तक किसी नतीजे पे कोई बात नहीं पहुंच सकी क्योंकि उनकी शराइत बड़ी सख्त हैं और वो शायद कोई हमारे हसास किस्म के नोयत के जो मामलात हैं उन पर भी कंप्रोमाइज़ करवाना चाह रहे हैं इनसे। वो ये चाह रहे हैं कि ये जो आपको हम देंगे लोन देंगे या हम आपको इमदाद करेंगे, उसमें वो जो आइंदा आने वाली पार्टी है बरसर इक़्तिदार जो कि वो अज़्यूम कर रहे हैं कि PTI आएगी, या उसको भी ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। वो ये इनको कह रहे हैं कि ये लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ये फाइनेंस ने वो इसकी तो तरदीद फाइनेंस कर वो दी है तो ऑलरेडी। करते ही है ना हाँ। तरदीद, लेकिन वो नहीं, वो किसी तरफ वो करवट ऊंट नहीं बैठ रहा क्योंकि वो इन पे एतबार नहीं कर रहे क्योंकि ये उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट आज नहीं, चलो 5-6 माह बाद तो इलेक्शन होने नहीं, हैं ना। लेकिन मैं हैरान हूँ, मुआहदा तो तोड़ करने वाला भी PTI थी और तोड़ने वाली भी PTI थी। उनके वो तो शौकत तरीन साहब की
वो एक प्रेस ऑडियो है, कॉन्फ्रेंस मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, ऑडियो बिल्कुल जब ऐसे ही वो है। फाइनेंस मिनिस्टर सर के ये बात शुरू जब होती कह है, दो हमने पैसे नहीं ये देने, बात शुरू होती है 2018 से, जब 2018 में लाडले को मुसल्लत किया गया तो उस दिन के बाद से एक इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो गया। आप ये देखिए कि 2013 से 2018 के बीच में, 2018 से 2021 के बीच में, 18 से 21 के बीच में आपने एक पावर प्लांट नहीं लगाया जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, आपने कोई गैस माइनिंग नहीं की, आपने कोई ऑयल माइनिंग नहीं की, आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने कौम को बिल्ड करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं किए। हाँ, बस एक अंडा और एक मुर्गी दे दी नौजवान को कि ये लो और जाओ बिजनेस करो। इसके अलावा आप देखें आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए गए और मुल्क जिस तरीके से जा रहा था 2013 से 2018 के बीच में, मैं खुद जाती तौर पर पाकिस्तान में मौजूद था, प्राइस स्टेबिलिटी थी, हर चीज में प्राइस स्टेबिलिटी थी, फ्यूल की प्राइस स्टेबिलिटी थी, लोग आगे की तरफ जा रहे थे, जो रहन सहन है लोगों का वो चेंज हो रहा था, लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे थे। वो एक फर्म स्टेबिलिटी का दौर था। लोग नवाज शरीफ से पूछते थे कि आप हंसते क्यों हैं, तो वो कहते थे कि जब मैं इख्तियार में आया था तो मैं समझा था कि मामलात बहुत छोटे छोटे हैं, हम ऐसे हल कर देंगे, लेकिन जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मुझे पता चला कि मामलात तो मेरी पहुंच समझ से बहुत दूर है, वो तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। खैर, फिर उन्होंने जैसी भी चीजें की, नवाज शरीफ इन्वेस्टर लेकर आता है, जब वो गवर्नमेंट में आता है, वो एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर लेकर आता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। आपको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो आपकी पार्टी वालों को होता है कि जो मसाइल होते हैं वो होते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है मुल्क में, कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है। कंस्ट्रक्शन किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, डेफिनेटली होती है। कंस्ट्रक्शन से सिर्फ एक बंदे को फायदा नहीं हो रहा होता, एक पूरे बड़े लोगों के ग्रुप को फायदा हो रहा होता है, डेफिनेटली हो रहा होता है। ग्रास रूट लेवल से शुरू अब करें। हमारा जी वो अख्तिताम को भी पहुंच रहा है। अब यह है कि कंस्ट्रक्शन पे मैं भी बात खत्म करता हूँ। यहाँ पे भी सोच समझ के कंस्ट्रक्शन पे पैसे लगाइएगा और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के लगाइएगा। और इस तरह, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, मॉर्गेज नहीं हो रही और इस तरह के मामलात हैं। किसी को ज़रूरत हो, भट्ट साहब मॉर्गेज का काम करते हैं, दानिश साहब इमिग्रेशन और प्लस डिफरेंट अदर काम करते हैं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि तुर्की और सीरिया में जो लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, उनकी बढ़ चढ़ के बिल्कुल मदद कीजिए। जगह जगह डोनेशन के लिए जो है वो बूथ बने हुए हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में आप जो भी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कीजिए और ये रिवार्ड आपको ऊपर वाला देगा। बहुत शुक्रिया। मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर निकलिए, सैर कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में इन मुश्किलात के हल के लिए गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय।